Hello students, welcome to UGC classes by Exampur and welcome to the new class. So आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। मीन्स ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को एक और पॉइंट बता दूं, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, आप लोग को ये लगता है ना कि ये यूजीसी नेट के एग्जाम में ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स और होते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, ठीक है, जो हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पर भी बहुत सारी पोस्ट निकलती है जिसमें हम लोग एचआरएम के एमसीक्यूज में हमें डील करना पड़ता है। उसके साथ ही यूपीएचई एससी का भी एक एग्जाम होता है आप लोगों का, ठीक है, वहां पर भी एचआरएम के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पर आप लोगों को एचआरएम के एमसीक्यूज में डील करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर भी एचआरएम के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, ये सिर्फ एक पेपर 2 के लिए नहीं, बल्कि मैनेजमेंट जो कि हमारा अलग से पेपर 2 है उसमें भी पूछे जाते हैं, कॉमर्स जो कि हमारा कोड 08 है उसमें भी, और एचआरएम लेबर लॉज। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तीनों ही पेपर 2 में से कोई भी आपका एक पेपर है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इक्वली बेनिफिशियल है। और एक और पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं, दिस इज द रिकॉर्डेड क्लास, ये आप लोग की रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ठीक है, एज अ दिवाली गिफ्ट। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों की नॉलेज में हमारी टीचर्स की पूरी कोशिश है जितना ज्यादा हो सके आप लोगों के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग्स जो है वो प्रोवाइड करके चले जाए, ताकि आप लोगों की नॉलेज में गैप ना आए, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आएगा, जैसे ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आएगा, हम लोग सभी साथ में मिलकर उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। और आप लोगों की ड्यूटी है, जब टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो इट्स योर ड्यूटी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे कि आपका आउट ऑफ 10 कितना स्कोर रहा है। और आज की वीडियो में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने सेट किया है जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 स्ट्राइक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस के साथ नॉलेज भी आप लोग को बहुत मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, असर्शन, पहले हम असर्शन और रीजन दोनों अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम लोग राइट कोड को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रही ताकि हम सभी साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को पढ़ें। तो देखिए असर्शन क्या कहता है, मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन को। असर्शन इज सेइंग दैट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, भाई एम्प्लॉय का जो आप विकास करते हो उसको डिफरेंट प्रोग्राम्स देकर, एजुकेशन प्रोग्राम देकर, इज मोर फ्यूचर ओरिएंटेड, वो भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा होता है। मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भविष्य के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। मतलब प्रेजेंट में तो आपको बेनिफिट देंगे ही, साथ के साथ काफी लंबे टाइम तक वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देंगे। एंड मोर कंसर्न्ड विद एजुकेशन, और डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप ज्यादा से ज्यादा अपने एम्प्लॉइज को शिक्षित, मतलब एजुकेटेड कर सकते हो। मतलब वो जो भी टूल्स इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनके बारे में आप सिखा सकते हो, डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस की नॉलेज दे सकते हो। देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। तो असर्शन ये कह रहा है कि एम्प्लॉय के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ना, वो ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं देन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ट्रेनिंग जो होती है वो प्रेजेंट जॉब के लिए होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। और इसीलिए डेवलपमेंट को क्या कहा गया है, फ्यूचर ओरिएंटेड। तो अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा याद कर लेते तो आप लोग को पता चल जाता कि असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है एम्प्लॉइज को एजुकेटेड करने के कॉन्टेक्स्ट में देन
ट्रेनिंग से अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग की हेल्प से आप सिर्फ प्रेजेंट जॉब के लिए उनको विकसित करते हो, लेकिन डेवलपमेंट की हेल्प से आप उनको फ्यूचर के लिए भी तैयार करते हो। तो असर्शन सही है। अब आ जाते हैं रीजन पर। रीजन, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है भाई ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। तो याद करो, अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम होते हैं क्या ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं? देखो, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अप्रेंटिस करते हैं ना, मतलब वो डॉक्टर्स की जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं जिनका काफी एक्सपीरियंस हो गया, उनके साथ वो ऑपरेशंस वगैरह में डील करते हैं, मतलब साथ में खड़े हो जाते हैं, रियल सिचुएशंस को डील करना सीखते हैं, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है ये ऑफ द जॉब नहीं बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है, क्योंकि इसमें आप एक रियल सिचुएशन में चीजों को सीखते हो और फिर उनको आगे चलकर इंप्लीमेंट करते हो। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं, लेकिन हमने तो ऑफ द जॉब लिखा था, इसीलिए रीजन हमारा हो जाएगा गलत। अब ढूंढते हैं असर्शन इज करेक्ट और रीजन आर इज इनकरेक्ट। तो देखते हैं, हाँ, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है। असर्शन इज करेक्ट और रीजन आर इज इनकरेक्ट किसमें है? ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ। जो इफेक्टिव सुपरविजन होता है, देखो सुपरविजन का मतलब क्या होता है भाई, आपके एम्प्लॉइज ने जो भी काम कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पर आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या वो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई हेल्प या उनको कोई सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। तो जो इफेक्टिव सुपरविजन होता है, ठीक है, कहने का मतलब ये, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे सामने और चारों ही क्या है, चारों ही हमारे मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, चारों ही हमारे क्या होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन होते हैं। तो मैंने आप लोगों से पूछा है कि जो सुपरविजन वाला जो काम होता है वो कौन से मैनेजरियल फंक्शन की एक्टिविटी है या कौन से मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है? ऑप्शन ए स्टाफिंग फंक्शन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी डायरेक्शन फंक्शन या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल फंक्शन। तो देखो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डायरेक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, आप डायरेक्ट करते हो, एक डायरेक्शन, एक दिशा प्रोवाइड करते हो सुपरविजन के अंदर कि भाई आपको काम इस तरीके से करना है, ये मेथड यूज करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो सुपरविजन वाली आती हैं वो किसका पार्ट है? वो डायरेक्शन फंक्शन का पार्ट है, जो कि कौन से नंबर पे आता है? 4th पे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। ये इनकी सीरीज भी याद रख लेना। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर राइटिंग। देखो इस पॉइंट को मैं फिर से समझा रही हूं क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि जॉब एनालिसिस जो होता है ना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप एक जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको आप इकट्ठा करते हो और फिर उनसे आप लिखते हो। क्या लिखते हो? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑप्शन बी पॉलिसी, ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी प्रोसीजर।
तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जॉब एनालिसिस के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन को आप लोग देखते हो तो उन इंफॉर्मेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक और पॉइंट बताया था कि डिस्क्रिप्शन जो होता है इसको इमीडिएट प्रोडक्ट कहा जाता है जॉब एनालिसिस का, और जो स्पेसिफिकेशन होता है इसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है जॉब एनालिसिस का। तो इमीडिएट प्रोडक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जॉब एनालिसिस में से आप जो भी इंफॉर्मेशंस को गेट करते हो उनसे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन को तैयार किया जाता है, मतलब क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी इस जॉब पर रहेंगी, और फिर उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्शन को इमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लिखा तो है जॉब एनालिसिस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इमीडिएट प्रोडक्ट है डिस्क्रिप्शन क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल एनालिसिस में से तैयार किया जाता है और स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में से। जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे डिसाइड करोगे कि उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ठीक है। तो देखो, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉइज एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड इज इन्वॉल्व्ड इन। मान लो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने एक स्टैंडर्ड बनाया था भाई आपको 1 मंथ के अंदर इतना काम पूरा करना है, तो वो जितना काम पूरा करना है वो हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, वो हो गया आपका एक गोल। और आपने मान लो उस काम का ओनली 80% कंप्लीट किया, 20% वहां पर रह गया, तो आपके लिए सेट स्टैंडर्ड क्या था कि आपको ये काम करना है और आपने बस 80% उस काम को पूरा किया। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो एम्प्लॉय है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके स्टैंडर्ड्स के साथ जो उसके लिए सेट किए गए थे 1 महीने के लिए, उनके साथ आप कंपेयर करोगे। तो ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है, ताकि आप ये पता लगा पाओ कि भाई जो एम्प्लॉइज है उसकी परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में गैप क्यों आया है, रीजन क्या है, उस रीजन का पता लगाने के लिए। और ये भी तो देखा जाता है, एक बात हो, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्यों इवेल्युएट किया जाता है, ये इवेल्युएशन की तो बात हो रही है, ताकि भैया आगे आप डिसाइड कर पाओ कि एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, या डिमोट करना है, जॉब रोटेशन करनी है, या ट्रांसफर करना है, या फिर कंपनी से निकालना है। तो इसीलिए उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या फिर स्टाफिंग। देखो ये जो लीडिंग है ना, ये डायरेक्टिंग फंक्शन ही है आप लोगों का, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्टिंग फंक्शन ही है, तो लीडिंग कह लो, डायरेक्टिंग कह लो, सुपरवाइजिंग कह लो, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। फिर क्या होता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो भी गैप आए हैं उनको फिर कुछ करेक्टिव एक्शंस लेकर उनको दूर किया जाता है। ठीक है। 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ो खुद से और मुझे बताओ, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूं। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, चलिए साथ में पढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज, जो हमने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाले जो कंसेप्ट किए थे ना, जो टॉपिक वाले हमने क्लासेस ली थी, वहां पर आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना मतलब एम्प्लॉय को देना बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म, कंपनी के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है, भाई कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, आपका क्या काम रहेगा, आप किसके नीचे काम करोगे, या फिर
आप किसके बॉस हो गए, आपको किसको ओबे करना पड़ेगा, कौन आप पे कमांड। तो एक जॉब के बारे में या कंपनी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो जो प्रोवाइड की जाती है, तो उस प्रोवाइड करने वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड ऑप्शन डी रिक्वायर्ड बाय लॉ। सबसे पहले तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का तो कोई यहां पर मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब आ जाती है एजुकेशन, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और रिक्वायर्ड बाय लॉ के द्वारा। देखिए, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ये कोई कानूनी कानून नहीं बना हुआ कि भाई एक लॉ के द्वारा ये गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून बना हुआ है जिसमें कंपनी को अपने बारे में इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। तो ये लॉ के द्वारा ये कोई लीगल, ये कोई कानून नहीं बना कि आपको देनी पड़ेगी। हाँ, ये एक तरीके से यहाँ पर क्या है, आप दे भी सकते हो, वॉलंटरी है, इच्छा है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर कंपनी के तौर तरीके, जॉब के तौर तरीके समझ नहीं आए तो वो जल्दी छोड़कर जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि ओरिएंटेशन प्रोसेस शुड बी इफेक्टिव सो दैट आपका एम्प्लॉय लंबे टाइम तक कंपनी के अंदर बना रहे, और वो तभी बना रहेगा जब उसको कंपनी के एनवायरमेंट के बारे में और अपने जॉब के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पता होगी। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ तो नहीं है, ये भी नहीं था हमारा आंसर, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें एम्प्लॉय को कंपनी और जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसको हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम भी कहते हैं। और कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता आप लोगों से, इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही होता है जिसमें एक एम्प्लॉय को, जो न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय है, उसको ट्रेन किया जाता है अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है, और इसको क्या कहा जाता है, ओरिएंटेशन या इंडक्शन। 6th क्वेश्चन, यहां पर आज आप लोगों को मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाली हूं जो हम लोग 11th 12th से सुनते आ रहे हैं। आई थिंक हमारे मैनेजमेंट या कॉमर्स के हर टॉपिक में इफेक्टिव, एफिशिएंसी, ये वर्ड बार बार रिपीट होते हैं कि काम को इफेक्टिवली करो, एफिशिएंटली करो। बट आज इस क्लास में आप लोगों को मैं बता दूंगी कि इफेक्टिवली तरीके से काम करने का मतलब क्या होता है और एफिशिएंटली तरीके से काम करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, कंप्लीशन ऑफ टास्क, चलिए मैं बताती हूं। यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है कि जब आप टास्क को टाइम पर कंप्लीट करते हो, मान लो मुझे किसी काम को करने के लिए डेडलाइन मिली थी, भाई आपको ये काम 5 नवंबर तक पूरा करना है, ठीक है। जब आप टास्क को बिल्कुल टाइम पर पूरा करते हो या टाइम से पहले पूरा कर देते हो तो उसको कहा जाता है इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब आ जाता है एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी क्या होता है, जब आप किसी काम को टाइम पर तो पूरा कर रहे हो, साथ ही साथ आप उसमें बहुत कम कॉस्ट, आप उसमें बहुत कम कॉस्ट वहां पर खर्च कर रहे हो, ठीक है। कंपनी ने बल्कि बजट बनाया था भी 1 करोड़ में हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने उसको 80 to 85 लाख में ही सक्सेसफुली रन कर दिया। तो जब आप कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो तो उसको कहा जाता है एफिशिएंसी। तो टाइम पर काम पूरा करना कहलाता है इफेक्टिवनेस, और कम पैसा खर्च करके अच्छे से काम करना कहलाता है एफिशिएंसी। तो प्लीज दोनों को याद रखना, क्योंकि ये इफेक्टिवली हम हर बार पढ़ते हैं। एक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब कुछ क्यों किया जाता है, ताकि एक एम्प्लॉय काम को इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंटली करे, मतलब टाइम से करे और कम पैसा लगाकर खर्च करे, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंसी को आप कॉस्ट इफेक्टिव भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन, क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से सुनना। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है हॉट स्टोव रूल की? और ये हॉट स्टोव रूल किसका होता है? डिसिप्लिनरी एक्शन का। मतलब अपने एम्प्लॉइज को डिसिप्लिन में लाने के लिए जिस मेथड का या जिस रूल का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? हॉट स्टोव रूल। और ये किसने दिया है? ये डॉगलस मैकग्रेगर ने दिया है। किसने दिया है? डॉगलस मैकग्रेगर ने दिया, जिन्होंने एक्स और वाई थ्योरी भी दी थी। अब अगर आपने हॉट स्टोव रूल को पढ़ा है और मैंने आप लोग को ये एक दिन और हमने इस पर क्वेश्चन किया था, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषता हॉट स्टोव रूल की नहीं है। ऑप्शन ए, डिसिप्लिन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्ट एंड नॉट अगेंस्ट एनीबडी एल्स। भाई जो आप अपने एम्प्लॉय को अनुशासन में लेकर आना चाहते हो ना, वो जो भी गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो जो भी गलत एक्टिविटीज कर रहा है, मान लो टाइम पर काम नहीं कर रहा, तो आप डिसिप्लिन जो होता है वो किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट ठीक करने के लिए होता है, ना कि किसी पर्सन के खिलाफ यूज किया जाता है। ठीक है, मान लो भी एक पर्सन 100 एक्टिविटी कर रहा है, तो हो सकता है 100 में से 80 ठीक कर रहा है, 20 में वो गलती कर रहा है, तो उन 20 एक्टिविटी को अच्छे से डायरेक्ट करने के लिए डिसिप्लिन का यूज किया जाता है, उस इंसान के खिलाफ यूज नहीं की जाती ये अप्रोच। तो ऑप्शन ए तो भाई हमारी क्या है? हमारी विशेषता है, लेकिन हमें तो नोट का जवाब देना है। ऑप्शन बी, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वार्न रिगार्डिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ इनडिसिप्लिन। ये जो हॉट स्टोव रूल है ये बताता है भी आप पहले ही अपने एम्प्लॉइज को रूल्स रेगुलेशन बता दो कि अगर उन्होंने कोई भी इनडिसिप्लिन, ठीक है, अगर उन्होंने अनुशासन को भंग किया या अपने काम को अच्छे से नहीं किया, रूल्स रेगुलेशन तोड़ने की कोशिश की, तो उसके परिणाम उनको क्या भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में उनको वार्न करना, ये भी हॉट स्टोव रूल की क्या है? एक विशेषता है। तो ये भी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो नोट का आंसर देना है। ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इज सर्टेन। भाई अगर आपको कंपनी को अच्छे से चलाना है तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन जो होते हैं, मतलब डेली बेसिस पर आपको अपने एम्प्लॉइज को डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे लगातार, कंसिस्टेंटली। तो ये जरूरी है, ये सर्टेन है, निश्चित है। कंसिस्टेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इज सर्टेन। बिल्कुल ऐसा नहीं आप 2 साल तो आपने अपने एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में ला दिया, अगले 4 साल आप देख ही नहीं रहे, तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? दोबारा से वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो डेली बेसिस पर उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना जरूरी है। तो ये भी विशेषता है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि आंसर हमारा डी है, क्योंकि ये हमारी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये हमारी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन इज पर्सनल। ठीक है, डिसिप्लिन इज पर्सनल। देखो डिसिप्लिन जो होता है वो पर्सनल नहीं होता भाई। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो इससे आपके आसपास वाले लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये डिसिप्लिन पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल होता है। और एक और पॉइंट बता दूं, डिसिप्लिन 2 तरीके से हो सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब जब एक पर्सन खुद से ही डिसिप्लिन में रहता है, और एक होता है कमांड डिसिप्लिन, मतलब जब उसको कमांड, मतलब उसको आदेश देकर डिसिप्लिन में लाया जाता है। तो ये इम्पर्सनल होता है, ना कि पर्सनल। और इसीलिए डिसिप्लिन इज पर्सनल जो है ये हॉट स्टोव रूल की विशेषता नहीं है। और ये क्या है? ये एक डिसिप्लिनरी अप्रोच का रूल है। याद रखना इस पॉइंट को। किसने दिया है? डॉगलस मैकग्रेगर ने, जिन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरी भी दी है। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में हम लोग कुछ एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो 9th क्वेश्चन पर पूरा फोकस रखना आप लोग। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। भाई मैनेजमेंट, देखो प्रिंसिपल्स तो हमने बहुत पढ़े हैं मैनेजमेंट के, हेनरी फ्योल के भी पढ़े हैं 14 प्रिंसिपल्स, और जो हमारे FW टेलर है उनका भी हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा है, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं 7। ठीक है, तो ये बोला गया कि एक तरीके से आपको ये बताना है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है।
ठीक है। ऑप्शन ए बिहेवियरल, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी एब्सोल्यूट। देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बिहेवियरल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को समझ के वहां पर देखा जाता है यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल हमें लगाना चाहिए, तो ये तो वो है भाई, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, देखो अब हेनरी फ्योल एक ऑर्डर वाला, एक हेनरी फ्योल वहां पर एस्पिरिडी कॉर्प्स का प्रिंसिपल देकर गया जिसमें टीम वर्क के बारे में बातें, तो ऐसा नहीं है हेनरी फ्योल ने जो कह दिया उस प्रिंसिपल के अंदर आपको वैसे की वैसे यूज करना है। हेनरी फ्योल थोड़ी ना आके देख रहा है आपको कि आप उस प्रिंसिपल को कैसे यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी प्रिंसिपल को एज अ बेस लेके आप उसमें कुछ चेंजेस करके अपनी कंपनी के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं भाई वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस या ऑल्ट्रेशन करके आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। आप ये देखो ना, फ्लेक्सिबल और एब्सोल्यूट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है भाई जो चीज जिसमें चेंज नहीं हो सकता, जो बिल्कुल स्थिर है भाई, जैसे ही है वैसे की वैसे, जैसे नहीं मतलब पत्थर की लकीर है ना, मतलब उसको यूज करना पड़ेगा ऐसे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते बल्कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नोट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्लेक्सिबल भी होते हैं, बिहेवियरल भी होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उनको यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर, जिसमें हमें बहुत अच्छे से इन चारों, जो कि मैंने 4 ऑप्शन दिए ना, इन चारों ऑप्शन वाली स्ट्राइक्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इन आ स्ट्राइक ऑफ दिस टाइप, देखो 4 स्ट्राइक के नाम लिखे हुए, पहले चारों के नाम सुन लो। स्लो डाउन स्ट्राइक, क्विकी स्ट्राइक, शिट डाउन स्ट्राइक एंड वर्क टू रूल स्ट्राइक, ठीक है। आंसर तो इन चारों में से एक है, लेकिन आप लोगों को ये चारों स्ट्राइक में आने वाली स्लाइड पर आप लोगों को एक एक स्ट्राइक को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल अब क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ स्ट्राइक ऑफ दिस टाइप, इस तरह की स्ट्राइक में मतलब हड़ताल में, वर्कर्स डू नॉट एक्चुअली स्टॉप द वर्क, मतलब वो एकदम से काम करना नहीं छोड़ते, वो क्या करते हैं धीरे धीरे, रादर देन दे स्लो डाउन द पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, तेजी, ठीक है। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी काम करने की जो तेजी या स्पीड होती है उसको धीमा कर देंगे, मतलब आराम से, मतलब मान लो 10 घंटे के लिए आ रहे ऑफिस में तो 3-4 घंटे काम करेंगे, बाकी के 4-5 घंटे अपना आराम से ऐसे ही टाइम पास करेंगे। तो जब एम्प्लॉइज एकदम से काम को स्टॉप नहीं करते, धीरे धीरे अपने काम करने की स्पीड को कम कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्लो डाउन स्ट्राइक। इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्लो डाउन स्ट्राइक, ठीक है। यहां पर यही तो है भाई, धीरे धीरे आप अपने काम को क्या कर रहे हो, स्लो डाउन करते जा रहे हो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग सिर्फ ए के बारे में थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई, हो सकता है एग्जामिनर बी, सी या डी पर पूछ ले, ठीक है। तो चलिए इन चारों स्ट्राइक को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्लो डाउन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा, अ स्लो डाउन इज एन इंडस्ट्रियल एक्शन, ये एक इंडस्ट्रियल एक्शन होता है, मतलब इंडस्ट्रीज में लिया जाता है ये एक्शन, इन विच, जिसमें एम्प्लॉइज जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, परफॉर्म देयर ड्यूटीज बट सीक टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। यही तो पढ़ा था, काम को पूरे तरीके से स्टॉप नहीं करेंगे, अपने काम की स्पीड में मतलब उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे, अपनी ड्यूटीज को तो निभाते हैं लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी को जानबूझ के रिड्यूस कर देते हैं या फिर एफिशिएंसी को, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, मतलब इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, तो इसको कहा जाता है क्या, स्लो डाउन स्ट्राइक, ठीक है।
उसके बाद देखो ये जो चारों स्ट्राइक के जो नाम है ना, नाम से भी आप लोग इनका आइडिया लगा सकते हो। अब है क्विकी स्ट्राइक। क्विकी का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय क्विकी? क्विक में क्या वर्ड आ रहा है? क्विक में आप लोगों का क्विक वर्ड नहीं आ रहा। क्विक का मतलब क्या होता है? एकदम से, बिल्कुल, है ना। तो क्विकी स्ट्राइक का मतलब होता है एकदम से जब एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दे बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी प्रायर नोटिस के। क्विकी स्ट्राइक मींस दोज स्ट्राइक, वो हड़तालें विच आर, जो कि सडनली, एकदम से, डन बाय वर्कर्स, वर्कर्स के द्वारा की जाती हैं, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, बिना किसी, मतलब कंपनी के मालिक को या मैनेजर्स को पता ही नहीं कि एम्प्लॉइज के दिमाग में क्या चल रहा है, आपस में धीरे धीरे पूरे सारे एम्प्लॉय ग्रुप बनाकर एकदम से क्या कर देते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्विकी स्ट्राइक। तो स्लो डाउन के बारे में पढ़ लिया, क्विकी के बारे में पढ़ लिया। नाउ हम पढ़ते हैं अब सिट डाउन स्ट्राइक के बारे में। सिट डाउन जैसे कि नाम से ही, भाई आराम से बैठ जाओ। स्लो डाउन में क्या था? धीरे धीरे काम करना कम कर दो। क्विकी में क्या था? एकदम से स्ट्राइक कर दो। सिट डाउन में क्या है? कंपनी के बाहर बैठकर या गवर्नमेंट के कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बाहर बैठकर आराम से वहां पर बैठ के स्ट्राइक करो। आ सिट, सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। आ सिट डाउन स्ट्राइक इज अ लेबर स्ट्राइक एंड अ फॉर्म ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। मतलब जो हमारे सिविल्स होते हैं भाई, जब वो ओबीडियंस मतलब वो मानना बंद करते देते हैं बातों को, इन विच एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर, और ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्कर होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा नहीं है तोड़फोड़ करते हैं, ये आराम से कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर, ठीक है, गेट के सामने या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, यूजुअली एम्प्लॉयड एट फैक्ट्रीज। और ये जो सिट डाउन स्ट्राइक होती है ना, ये यूजुअली लेबर्स के द्वारा की जाती है, जो उन लेबर्स के द्वारा जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वेज बेसिस पर, और अदर सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। ठीक है, या तो ये क्या करेंगे, ये वो बंदे होते हैं जो कि या तो सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस पर करेंगे, ठीक है, टेक अनऑथोराइज्ड और इलीगल पोजेशन ऑफ द वर्क प्लेस बाय सिटिंग डाउन एट देयर स्टेशंस। एक बात हो, कंपनी पर उनका तो अधिकार नहीं है, उनकी तो नहीं है, ये क्या करेंगे, ये अनऑथोराइज्ड तरीके से या इलीगल पोजेशन कर लेंगे वर्क प्लेस का। मतलब वो जो जगह है ना जहां पर वो काम करते हैं, वो जो जगह है ना जहां पर वो काम करते हैं, वहां पर सभी बैठ जाएंगे और उठने का नाम ही नहीं लेंगे उनको, क्योंकि अपनी मांगे मनवानी है। तो इसको कहा जाता है सिटिंग डाउन या सिट डाउन स्ट्राइक। ठीक है, लास्ट अब हम चलते हैं अपनी किस पे, लास्ट हम पढ़ते हैं अपनी वर्क टू रूल स्ट्राइक। वर्क टू रूल स्ट्राइक, एक बार इसको इंग्लिश में समझो और फिर इसको मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझाती हूँ। ये एक तरीका होता है प्रोटेस्ट का या हड़ताल का, इन विच, जिसमें एम्प्लॉइज डू एग्जैक्टली, कर्मचारी वही करते हैं, व्हाट इज स्टेटेड इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया था आपको इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी, आपको 20,000 रुपए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन क्या हुआ जब आपने काम करना शुरू किया तो वर्किंग कंडीशंस भी बहुत बुरी दी जा रही है और आपको सैलरी भी उतनी नहीं दी जा रही जितनी आपको देने का कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिन चीजों पे आप एग्री हुए थे काम करने के लिए, अगर वो चीजें आपको नहीं मिली तो बस फिर आप सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर इन स्ट्राइक को करते हो, वर्क टू रूल स्ट्राइक, एग्जैक्टली व्हाट इज स्टेटेड इन देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड नथिंग मोर। ठीक है, और किसी मैटर पर नहीं। इन ऑर्डर टू स्लो डाउन प्रोडक्शन, ठीक है, a work to rule is seen as a way to protest against low pay और bad working condition। जैसा कि मैंने बताया वर्क टू रूल जो स्ट्राइक होती है ये नॉर्मल क्या होती है, या तो भाई इनको कम पैसे दिए जा रहे, काम ज्यादा लिया जा रहा है, या तो इनको बहुत बुरी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये रीजन हो सकते हैं वर्क टू रूल स्ट्राइक के। तो ये जो हमारा हमने कंसेप्ट पढ़ा ना, ये हमने 4 स्ट्राइक के बारे में पढ़ा। मैच द लिस्ट का इतना जबरदस्त क्वेश्चन यहां से सेट हो सकता है कि लिस्ट 1 में चारों स्ट्राइक के नाम रख दे और लिस्ट 2 में इनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को फिर वहां पर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए
तो आई होप आज आप लोग को क्वेश्चन के साथ एक नया टॉपिक या बहुत सारी छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पता चला। एंड नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने यहां पर बताने हैं। ठीक है, स्कोर। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर मोर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम एट द ब्लैंक लेवल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि हेनरी फ्योल ने बात की है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, मतलब उन्होंने बात किया मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट क्या सोचता है। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उनके कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन से लेवल की बात की है? हायर लेवल की तो नहीं की, क्योंकि हायर लेवल की तो किसने की है? हेनरी फ्योल ने की है। ठीक है, मिडिल लेवल की भी नहीं की है, तो ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। हमारा आंसर होगा यहां पर ऑपरेशनल लेवल। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, कौन से लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया? ऑपरेशनल लेवल, मतलब जहां पर एक्चुअल में एक तरीके से बोले तो जो जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, मतलब फैक्ट्री लेवल की बात की है। ठीक है, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। आपको पता है इन्होंने ये भी तो कंसेप्ट दिया है शॉप फ्लोर लेवल, मतलब एक ऐसा फ्लोर, एक ऐसा लेवल जहां पर एक्चुअल में चीजें प्रोड्यूस हो रही है। तो इन्होंने ऑपरेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, ना कि मिडिल या हायर लेवल के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो, इस तरीके से आप लोगों को एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए, ताकि देखो क्वेश्चन सामने आया, बस आंसर का रट्टा मार लिया, ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी क्लास में आप लोग सिर्फ व्हाट का आंसर नहीं लेके जाएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑपरेशन इज द राइट आंसर, लेकिन मैं आप लोगों को वाई का आंसर भी देती हूं कि वाई ऑपरेशन इज द राइट आंसर। मैंने बताया नहीं कि ऑपरेशन क्यों आंसर है यहां पर। तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करें तो आपके माइंड में व्हाट और वाई का आंसर जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इन सभी एमसीक्यू से आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोग को आंसर का रट्टा नहीं मरवाती, सभी ऑप्शंस के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ। जैसे पीछे हम लोगों ने 4 ऑप्शन किए, चारों का मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई, यहां पर भी हमने चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ा। तो मेरी जो क्लास है वो डेली 11 बजे होती है, और अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट एचआरएम के स्टूडेंट है, या आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, तो आप लोगों के लिए ये जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें भी आप लोगों का एचआरएम सब्जेक्ट आता है, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है भाई। टॉपिक्स भी करवाती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग करते हैं एंड, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।